शिशिर मित्तल और हम आज रिवीजन कर रहे हैं बी ब्लॉक एलिमेंट्स का। बी ब्लॉक सबसे रहस्यमय, सबसे अमीर और सबसे आप कह सकते हैं बेहतरीन सेक्शन। अमीर क्योंकि कई क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बेहतरीन तो छुट्टियों में काम जाता है। नो, आपने क्वेश्चन देखा 5 सेकंड्स का आंसर अगर आपको आता हो तो मैथ्स की प्रिपेयर दिस चैप्टर। शुरू करें, बिल्कुल आगाज किया जाए। वेरी आर मैथ्स लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो एसिड ऑक्सीडेशन स्पीड्स दिख रही है फास्फोरस, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2 और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें होता है +5। तो A5 and B1 A5 and B1 कभी मैच कॉलम स्टेप जाते हैं तो आप देखेंगे इतने लिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि दो ऑप्शन चेक करते ही बाकी सब फ्रीज हो ही जाता है। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। C1D3 C2D3 ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 और ऑर्थो फास्फोरस एसिड H3PO2 ये इस तरह के हैं। अच्छा तो क्षमा चाहता हूं, ऑर्थो फास्फोरस H3PO3 ये +3 हो जाएगा और ये +4 ऐसे। अच्छा सही है बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, H3PO2 कैसा दिखता है, POOH और HH ध्यान दीजिए दो हाइड्रोजन्स सीधी फास्फोरस से अटैच हैं और ये है H3PO2। ऐसे ही H3PO3 को आप देखेंगे POOH और OH और एक ये कौन सी है, ये है नॉन एसिडिक हाइड्रोजन्स या रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। कौन सी है जो फास्फोरस से सीधी जुड़ी हुई हैं इन्हें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन या नॉन एसिडिक कहा जाता है और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है ये है एसिडिक हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आपको आता है, वहां पर आके ध्यान रखना चाहिए आपको। जब इतनी सारी बातें हो रही हैं Sp2 Sp3 के बारे में, फटाफट चुटकी में इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज करता हूं। Sp2 कैसे बनाते हैं, आपके पास है व्हाइट फास्फोरस और उसको NaOH किसी स्ट्रांग बेस के साथ बॉयल कर दीजिए तो बनाता है NaH2PO2 और साथ में बनती है फॉस्फीन। अच्छा और फिर इस NH2PO2 में आप डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, आपको मिल जाता है H3PO2 बना। ओहो ऐसा है जी हां। और Sp2 कैसे बनाते हैं, ये तो और भी आसान है। P4O6 को आप बस पानी में घोल दीजिए, ठंडा पानी में बर्फ डाल के, मतलब उबालिए पानी, हीट मत कीजिए, रूम टेम्परेचर रहेगा तो ठीक है, आपको सीधे Sp2 मिल जाएगा। तो और भी आसान। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसमें है +3। ये है कहानी Sp2 और Sp3 दोनों। तो ये सब बता रहे हो तो Sp4 भी बता दूं, बता देते हैं। POOH और OH के साथ साथ एक और OH ले लीजिए। अब P के साथ डायरेक्टली जुड़ी हाइड्रोजन नहीं है इस तरह से। ये तीनों कैसी हैं, तीनों एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। अच्छा सही बात है, ये है Sp4 या ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। कई बार सिर्फ फास्फोरिक एसिड, कई बार लोग बोलते हैं ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। कैसे बनता है, P4O6 को पानी में घोल के बनता है Sp2 तो P4O10 को पानी में घोलकर बनता है Sp2O4। ढेर सारे पानी में घोल दीजिए और आनंदपूर्वक नाचते हुए बन जाएगा Sp2O4। बस इतनी सी प्रिपरेशन, ये बड़ा आसान है ऐसे ही होता है। Sp2 की बातें हां जी और Sp2O4 की बातें ये सब मैं आपको बता चुका हूं। एक छोटी सी चीज बच गई है क्या, उसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड सीरीज। वो बताता हूं P4O10 अगर बहुत ज्यादा सा पानी डालेंगे ना तो आपको मिलता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 एंजाइम से पॉलीमराइज होता है। N 3 या 3 से ज्यादा ही होगा और पानी मिलाएं तो ये मेटाफॉस्फोरिक ही बन जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 और उसमें बहुत सारा पानी मिलाते चले जाएं तब जाकर बनता है आपका H3PO4। ऐसा यहां आप सीधे ढेर सारा पानी मिला देंगे तो भी बन जाएगा H3PO4 बनाने। इसी को सुखाएंगे, गरम करके पानी निकाल देंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक से पहले बनेगा पायरोफॉस्फोरिक, फिर आप देखेंगे पायरोफॉस्फोरिक से बनेगा मेटा। अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर देंगे तो बिल्कुल सूखे पाउडर बन जाएगा और दोबारा बन जाएगा P4O10। अच्छा ऐसा है जी हाँ, ये पूरी चीज कहलाती है फॉस्फोरिक एसिड सीरीज। बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा बोल रहे हो। और एक चीज बची H4P2O6 वो भी दिखा देता हूं। H4P2O6 बड़ा मजेदार है, POOH POOH और PP बॉन्ड है H4 1 2 3 4 H4P2O6 इस तरह से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +4 है, 4 POH बॉन्ड है, 1 PP2PO बॉन्ड्स। कैसे बनाते हैं, रेड फास्फोरस है, इसको NaOH के साथ उबालिए। क्या बात कर रहे हो जी हाँ, तब फिर से आप पाएंगे आपको मिलेगा H4P2O6 और साथ में मिल जाएगी फॉस्फीन। ये है रिएक्शन। अच्छा सही है बॉस ऐसे होता है। वो वाइट से था, ये रेड से। डन 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 डन। अगला सवाल, the set of pairs that represent a pair of neutral oxides of nitrogen is। आप देखिए तो फास्फोरस के ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड हमने जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लिए थे। अब नाइट्रोजन की बारी आ गई, कैसे करेंगे देखिए। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 इन सब में होते हैं। ऐसे ये सारे ऑक्साइड्स, 5 ऑक्साइड्स हैं, 6 ऑक्साइड्स हैं, 5 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नाइट्रोजन के और इसमें से ये जो हैं ये न्यूट्रल हैं और बाकी जो हैं ये एसिडिक। सबसे नीचे वाले दो +1 और +2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इन्हें और ये न्यूट्रल हैं। अच्छा और बाकी ऊपर वाले एसिडिक हैं। ओ ऐसा क्यों है, हां ऐसा है, ये पता होना चाहिए और आपको भी पता लग गया है। पता है मैंने पहले भी था, आप भूल गए हो, अब क्या कर लीजिएगा। डन डन ठीक। N2O को देखिए, एक बहाना ही है, इसी बहाने से पूरा एक बार रिविजन कर देते हैं नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स का। N2 को लोग प्यार से लाफिंग गैस कहते हैं, बड़ी हंसी आती है, नशा सा आ जाता है N2 को सुनते हैं उनको। स्ट्रक्चर कैसा होता है, NNO ऐसा या NNO इस तरह से। और आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो आप पाएंगे NN बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2.5 है और NO बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2.5 है ऐसा। N2 कैसी हो जाती है, लेकिन और लोग कहते हैं कि स्टेबल है कुछ है पर रिएक्शन भी कर ही लेती है। कलरलेस है पानी में हाईली सॉल्युबल, अच्छे से पानी में घुल जाती है और इसका एक बहुत टिपिकल लक्षण कहा जाता है। अब इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिट। हां क्या ये बुझती हुई चिंगारी को फिर से जला देती है। मतलब जैसे आप एक माचिस की तीली लें, उसमें आग लगाएं, लपटें
जाए तो ऑरेंजिश ग्लो बच जाती है, ऑरेंज ग्लो बच जाती है। आप उस ऑरेंजिश ग्लो को लेकर आप चले जाएं किसमें, किसी चेंबर में या किसी ऐसे चेंबर में जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आप देखेंगे फिर से आपकी लपटें उठने लगेंगी। कोई अगरबत्ती जलाएं, लपटें उठी, बुझा दिया, ऑरेंजिश ग्लो बच गई, तो जल्दी की अगरबत्ती को वापस अगर आप N2O के चेंबर में डाल दें तो दोबारा आपकी लपटें निकलने लग जाएंगी। अगर पहले से जलाया हुआ सल्फर या फास्फोरस है आपके पास तो बहुत चक्कर चल नहीं मर जाते, उनको भी अगर आप N2O के चेंबर में फेंक दें तो पूछेंगे नहीं, आग जलती रहेगी, क्योंकि N2O डिकम्पोज करके N2 और O खिलाती रहती है और चीजों को जलाती रहती है। बहुत रिएक्टिव नहीं होती पर बिल्कुल अनरिएक्टिव भी नहीं होती। अच्छी बात है, मजेदार है। बनाते कैसे हैं इसे, मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा नहीं है पर बोलता हूं आपको। एक होता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, उसको जेंटली वार्म करिए, एकदम बहुत हल्का गरम करिए, आप आएंगे वो टूट जाता है N2O+, बस इतना सरल तरीका है। डेंजरस माना जाता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बम की तरह भी टूट सकता है। सच तो ये है देसी बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का यूज बाकायदा किया जाता है। क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। और कुछ वेल N2O के अलावा आपके पास आती है NO क्या है, NO जिसे जगत कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसी है, बहुत ही मशहूर गैस है, इट्स अ कलरलेस गैस दैट टर्न्स ब्राउन इन एयर, दैट टर्न्स ब्राउन इन एयर। हवा में अपने आप ये ब्राउन हो जाती है, ये इसका लुईस बॉर्ड स्ट्रक्चर। और ब्राउन क्यों हो जाती है, क्योंकि NO हवा से बहुत तेजी से अपने आप रिएक्ट कर जाती है और बनाती है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। NO अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी हवा से और NO2 बना लेगी तब ऑफ कोर्स एसिडिक हो जाएगी। खुद में NO न्यूट्रल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है आपके पास और मान लीजिए आप उसको लेड से रिएक्ट कराते हैं, तो मैंने लेड नाइट्रेट और छोड़ देता है। लेड के स्थान पर आप चाहें तो कॉपर भी ले सकते हैं, चाहे तो सिल्वर भी ले सकते हैं। आप थोड़ा अमीर महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब तरफ से इनमें तो बहुत रिएक्टिव मेटल नहीं होना चाहिए, थोड़े डल टाइप के लेड है, कॉपर है, बिस्मथ है, सिल्वर है, इतना मतलब इसके नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO छोड़ देते हैं। ऐसा N2O3 कैसी है, जैसी है, अच्छी बुरी जरूरत है। NN बॉन्ड लेंथ इसमें एब्नॉर्मली लंबी है, बहुत लंबा होता है NN बॉन्ड, अक्सर टूटा रहता है। क्यों, N2O3 सबसे अनस्टेबल ऑक्साइड है। अच्छा, इसको ऐसे मानिए, क्या ये NO2 का स्ट्रक्चर है और ये NO का, दोनों देखिए NO तो देखिए NO2 देखिए वो देख लीजिए ऐसा। अगर NO और NO2 को पता है मिक्स कर दो, इसका मतलब प्रिपरेशन जानते हो क्या है, कि आप इक्विमोलर मिक्सचर लीजिए NO और NO2 का और कूल करके कंडेंस कर लीजिए। जब वो कंडेंस करती है तो अपने आप बना लेती है N2O3, क्यों, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं इस तरह से। ये तक होइए, हां ऐसे ही होता है N2O3 बनती है। प्लीज रिमेंबर रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2O3 बहुत मजे से दोबारा टूट सकती है किसमें, NO और NO2 में। आप देख भी सकते हैं NN बॉन्ड एब्नॉर्मली लंबा है, ठीक है। NO बॉन्ड सारे एक जैसे हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 2 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, यानी कि ये वाला बॉन्ड है थोड़ा लंबा है और ये वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लंबा हो जाता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड छोटा होता चला जाता है, तो यहाँ दिख रहा है। और ठंडा करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। जी हाँ, ये ब्लूइश कलर का सॉलिड होता है, स्वभाव एसिडिक है। और N2O3 तो अगर पानी में घोलेंगे तो आप देखेंगे वो नाइट्रस एसिड HNO2 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही। NO2 की बात कर लो, कर देते हैं, जहरीली गैस है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, पॉइजनस होती है। पॉइजन तो हर चीज पोटेशियम साइनाइड नहीं रहती, मेरे लैब में कई बार बना के दिखाई है, जिंदा ही हूं आज तक, कोई ऐसा बन नहीं गया। वो भी शुभ गैस नहीं है, थोड़ा खुले में काम करना चाहिए, बचना चाहिए। बनाते कैसे इसको, मतलब प्रिपरेशन है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लीजिए और किसी भी चीज से रिएक्ट करा लीजिए। अगर ये रिएक्ट कर गया, कभी तो रिएक्ट नहीं करता तो बात खत्म हो गई। अगर रिएक्ट कर गया तो पक्का छोड़ेगा रेडिश ब्राउन NO2 गैस। ऐसा ही चीज, ऐसा अद्भुत काम है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, मजेदार काम, बैलेंस देखिए मैंने आपको आराम से जरूर। नेचर कैसा है जी, बड़ा अच्छा नेचर है। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे, मतलब ये कि आप देखें NO2 को अगर पानी में घोलेंगे ना तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है, बनाती है HNO2 और HNO3, वो एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स देती है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है पानी में घोलने पर, देती है एसिड से इसलिए एसिडिक है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स दिख रहा है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, होना भी चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात। और कुछ बहुत बढ़िया चीज आप देखो, चलिए हमने N2O NO N2O3 NO2 इन सबको देखा है। वैसे सच तो ये है कि दो ऑक्साइड्स बच गए हैं, लगे हाथ बोलते सारे ऑक्साइड्स का रिपीटेशन खत्म कर देता हूं। ये क्वेश्चन क्या है तो कर लूंगा, पर एक बार N2O5 को लिख लीजिए, NONOO। बच्चों ये स्ट्रक्चर है N2O5 का। अच्छा, ये स्ट्रक्चर था तो बनाते तुम, आपको नहीं चाहिए। +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे बनती है N2O5? N2O5 बनती है अगर आपके पास हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और उसे अगर आप P4O10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसमें टकता है, ये पानी नोच लेता है, बन जाती है N2O5 और हल्का सा गर्म करे तो उड़ जाएगी, तो सॉलिड हो जाती है ना। और साथ में फास्फोरस बना लेगा, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या मेटाफॉस्फोरिक एसिड H2। बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है N2O5 बनाने का, हाईली एसिडिक होती है। अगर पानी डाल देंगे वापस, पानी में खुलकर तो दोबारा नाइट्रिक एसिड बना देगी। यही नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 और N2O5 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। और ये तो विशेष बात है, N2O5 तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त वाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अच्छा, सही है। सारे ऑक्साइड, मोस्टली सारे ऑक्साइड, देखिए लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, NO2, इसको देख लीजिए, देख लीजिए। अगर आपके पास NO2 है, हाँ, उसको ठंडा करेंगे ना तो डाइमराइज कर जाती है और वो बना देती है जुड़कर N2O4। फर्क क्या है, NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन था, रेडिश ब्राउन कलर था, N2O4 भारी तो हो गई है पर वो रेडिश ब्राउन कलर हट जाएगा और अब ये कैसी हो जाएगी, अब कलरलेस हो जाएगी, क्योंकि N2O4 ठीक है। थोड़ा सा काम हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस नाइट्रोजन सब देख कल मैं थोड़ा प्रिपरेशन सब रिवाइज करा दिया। अब आप बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। One of the byproducts formed during the recovery of ammonia from solvay process is, क्या चीज पूछ ली हमने, solvay process। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बार बता दूं वैसे बायप्रोडक्ट भाग गया, तो एक सेकंड में बता सकता हूं प्रोसेस क्या है ये सुनो। इसमें क्या करते हैं, आप लेते हैं कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन का, कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन का। अच्छा, तो एनिमेशन में आ रहा है, देख लीजिए, उसको दिखाऊंगा एक बार, पहले सुनिए। और इसी में ढेर सारी अमोनिया डालते हैं, ये भी सैचुरेटेड होती है। तो सॉल्यूशन अमोनिया है, नमक है, और जिसमें पानी पानी से उसमें CO2 और पास करते हैं। और जब ये करते हैं तो आप देखिए H2O और CO2 आपस में बनाते हैं H2CO3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये जब नमक के साथ रिएक्ट करता है
तो बना लेता है NH4Cl2 क्योंकि NaHCO3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है और के मुकाबले लोग इसे इनसॉल्युबल नहीं कहते, पर मतलब मुश्किल से 8-9 ग्राम पर लीटर मिलता है, तो इसलिए सॉल्युबल तो बोल देते हैं, पर फिर भी यहाँ तो क्या 200-400 ग्राम पर लीटर लेते हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। इसे लोग फिल्टर कर लेते हैं, और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें तो टूट जाता है Na2CO3 और H2O और CO2 में। इस सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों इस प्रोसेस से बच जाते हैं, तो लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ी शाबाशी देते हैं और कहते हैं देखो सॉल्व प्रोसेस। एक चीज और है, जो अमोनियम क्लोराइड बच जाता है, अमोनियम महंगी आती है, तो लोग इसमें से अमोनियम को वापस लेना चाहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट याद होगा आपको, हाँ जी, उसको गर्म करते हैं, तो उससे मिलता है CO2 और साथ में मिलता है CaO, उसमें पानी डालते हैं, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ उबालते हैं तो निकलती है अमोनिया। आपने को मिलेगी अमोनिया, आपने को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड और अपने को मिलेगा ढेर सारा पानी। ऐसा है जी हाँ, ऐसा है अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और ढेर सारा पानी। ठीक, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। ये अमोनिया रिसाइकिल करके वापस भेज जाती है और बार-बार उसके अंदर आती रहती है। कैल्शियम क्लोराइड पूरी तरह फेंक जाता है और मेन प्रोडक्ट जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थी सॉल्व प्रोसेस। आइए एक बार इसी प्रोसेस को देख भी लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए देखो एक एक्सपेरिमेंट क्लास में किया हुआ है कैसे। ड्राई आइस रखी है यहाँ पर CO2 और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास अमोनिया और नमक डाल रखा है, तो CO2 पास करता है इसमें से। CO2 पास करी इससे क्या होगा? इससे आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। अच्छा ऐसा है जी हाँ, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया NaCO। क्या कर रहे हो? फिल्टर कर रहे हैं उसे, फिल्टर कर लेंगे, बड़ा अच्छा है। जब छान लेंगे तो उसमें होगा ये कि कचरा निकल के सब सॉल्यूशन निकल गया, इसमें अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बच गया। प्रोडक्ट आ गया किसका? सॉल्व प्रोसेस का। बहुत तमन्ना हो तो उसे गर्म कर लो, गर्म करोगे तो डिकम्पोज करेगा, H2O CO2 निकल जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, वॉशिंग सोडा। ये दूसरा प्रोडक्ट है किसका? सॉल्व प्रोसेस का। ठीक है, क्वेश्चन देख ले क्या था? बाय प्रोडक्ट क्या था? कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट था, ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पानी आती है सॉल्व प्रोसेस। ज्ञान के इस फुल टू ओवरलोड के बाद आइए देखते हैं छोटा सा बहुत आसान सवाल। ऑक्सीडेशन स्पीड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अक्कर बक्कर बम्बे आर +2 +4 +1 एंड +5। क्या ऑर्डर है? सबसे कम है N2O +1 2 4 5। ओ माय गॉड, बी होना हो जाए सही जी हाँ, ये है सही। कैसे कैसे किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। केमिकल नेचर of nitrogen oxide compound obtained from a reaction of concentrated nitric acid and P4O10 is आपके पास में जस्ट 5 मिनट होता है, आपके पास है concentrated nitric acid और आपके पास है P4O10। क्या मिलेगा इससे? इससे नाइट्रोजन को ऑक्साइड मिलेगा, जी हाँ P4O10 है डिहाइड्रेटेड एजेंट, तो नाइट्रिक एसिड से पानी चुरा लेगा, आपको मिलेगी N2O5। बैलेंस कीजिए, 4 फास्फोरस और यहाँ मिलना है HPO3 n टाइम्स। इसमें फास्फोरस ऐसे आएगा, अगर ऐसे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब बैलेंस, अरे वाह, ये तो 4:1 रेशियो में आ रहा है। क्या है? N2O5 का नेचर क्या है? एसिड है, स्ट्रांगली एसिड है, जी हाँ एसिड है। मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रिपरेशन है N2O5 की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। और द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, वो तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया। आपके पास है ECl3, आपके पास है ECl3 और डाउन द ग्रुप चल रही है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एल्यूमिनियम एसिड। जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर खींच लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर खींच लिया जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो लोन पेयर और पिचका देगा एंड डाउन द ग्रुप आप पाएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा SbCl3 का। ट्रेंड यही है, आपके पास डाउन द ग्रुप चलेंगे इस तरीके से तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, SbCl3 का बॉन्ड एंगल इसमें 250 के एनालिसिस। इस नियम के लिए शर्त यही है कि सेंट्रल पर लूप पेयर अवश्य, लूप पेयर नहीं होगा तब काम नहीं करेगा। ठीक, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स? दिए हुए एसिड्स के लिए सत्य क्या है? A. Phosphinic acid is a diprotic acid, while phosphoric acid is a monoprotic acid. Phosphinic acid is a monoprotic, while phosphoric is diprotic. Both are diprotic, both are diprotic. Phosphonate, phosphonic, ये क्या बोला है? कल अगर आप फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन देखें तो एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड HPO2, जिसे कभी-कभी phosphinic acid लोग बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसमें एसिड खाली देती थी, ये मोनोप्रोटिक एसिड। अच्छा ऐसा ही चीज। और इसी की बजाय SpO3 को देखेंगे, उसको फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। पुराने नाम है, अनसिस्टेमेटिक नाम है, तो नाम है फॉस्फोनिक SpO2, फॉस्फोनिक SpO3। ये डाइप्रोटिक एसिड है, इसमें दो एसिड हाइड्रोजन है। अच्छा ऐसा है। आइए प्रश्न को देखिए। फॉस्फोनिक SpO2 इज डाइप्रोटिक, गलत। फॉस्फोनिक इज मोनोप्रोटिक, SpO2 इज मोनोप्रोटिक, यस। फॉस्फोनिक SpO3 इज डाइप्रोटिक, यस, सही है। The strong reducing behavior of SpO2 is due to SpO2 अच्छा reducing agent है। हाँ, पढ़ा था आपने? एग्जैक्ट पढ़ा था यार तुमको। बोलो स्ट्रक्चर याद तो अभी बोला है, रिपीट हो रहा है जस्ट अभी पिछले क्षण 2-3 सेकंड पहले रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये दो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, ये एसिड नहीं है, ये रिडॉक्स में काम आती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस की पूरी हो जाता है ऑक्सीडाइज, दूसरों को पता है रिड्यूस, प्रेजेंस ऑफ 2 pH bonds, प्रेजेंस ऑफ 2 pH bonds, ये कारण है रिड्यूसिंग बिहेवियर का। Seize the answer. Yes, seize the answer. And this brings us to the next question, which says, in a cyclotrimetphosphoric acid, how many single and double bonds are present? Cyclotrimetphosphoric acid, my God, जान मेरी कितनी सारी चीजें आ गई इसमें। Actually इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बड़ा आसान सा है। ये है HPO3 whole thrice. साइक्लो है, उसका जगह ट्राई है, ये भी थ्राइस है। तो HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, बस ये ऐसा है। साइक्लिक होता है, मेरे साथ बनाओ, PPP 3P और OOO। अच्छा, ठीक है। PPP और OO, जी हाँ, PPP और OOO ऐसे। और इनको सिंगल लाइन से जोड़ दो। POPOPO ऐसे जी, और OO
क्या किया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बनाते रहे। अच्छे तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, तो सही समझे आप, ये बहुत ईजी है। और ये क्या है, ये है PO3 3 माइनस, PO3 माइनस 4 टाइम्स। अगर HPO3 करना है तो माइनस लगाने का स्थान पर H लगा दीजिए, H और H ऐसे, ये बन गया स्ट्रक्चर। Oh my God, ये तो क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी सिंगल एंड हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो कर लो, बात बताते हैं कितने, लेट्स काउंट। PO पहले बात तो ये PP बॉन्ड नहीं है, O बॉन्ड नहीं है, सिर्फ PO बॉन्ड है या फिर OH बॉन्ड है। तो OH बॉन्ड्स कितने हैं, 3, 1 2 और 3। P सिंगल बॉन्ड O कितने, वेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। PO सिंगल बॉन्ड्स 9 और डबल बॉन्ड्स 1 2 एंड 3। तो 3 डबल बॉन्ड्स और सारे डबल बॉन्ड 3, सिग्मा कितने हैं, 12। 3 डबल 9 सिंगल, ना 3 डबल और 12 सिंगल। Oh my God, सी आंसर है जी, आपके सामने हमने स्ट्रक्चर बनाया, आपके सामने हमने क्लिकली सी द आंसर, यस इंडीड सी द आंसर, एंड दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा है, देखिए इस बार कुछ डेटा दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज गिवन बिलो। क्यों दे रखी है पता नहीं, क्या मुझे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्ट एज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नभी भी होती तो भी हमको पता है, डाउन द ग्रुप चलते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर हाइड्रोजन ई मतलब इनमें से कोई भी है, ये वेरिएबल नाम है, एलिमेंट्री एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी ऐसे भी हो सकता है। तो EH बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, अरे जब एटम की रेडियस बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ देख भी सकते हैं 389 से कम होकर 322 से कम होकर 297 से कम होकर 255, बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका मतलब मजे से बॉन्ड टूट जाएगा, मजे से बॉन्ड टूट जाएगा और मजे से ये हाइड्रोजन के एटम रिलीज कर देंगे, और जितने मजे से हाइड्रोजन के एटम रिलीज करेंगे या दूसरों को खिलाएंगे उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो SB3 टूटेगा तो दूसरा खिलाएगा, वर्जन खाएगा तो मत हो जाएगा, आप कहेंगे ये उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मजे से बॉन्ड टूट रहा है, जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है SB3, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जी हाँ आप जानते हैं वो SB3, राइट। अमोनिया में बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, कोई उसको रिडक्टेंट नहीं बोलता। फॉस्फीन हो सकती है, आर्सिन और एंटीमनी ये स्टिबीन तो धड़ा कराते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का सवाल बिल्कुल, which of the following statements is wrong, क्या है, A single NN bond is stronger than single PP bond, झूठ है ये, क्यों, NN में लोन पेयर OO या FF, ये बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इनके जो नीचे वाले हैं PP या SS या CL, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली डाउन तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, ये ऐसे केस है जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, 2 15 16 और 17 नहीं, एक ही जगह है, ऐसी 3 जगह है, कॉमन एक्सेप्शन है। NN सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल NN बॉन्ड से अच्छा है PP, OO से अच्छा है SS और FF से अच्छा है CL, ये याद रखना चाहिए, बहुत पॉपुलर एक्सेप्शन है। तो ये बात सही है नहीं, ये बात गलत है। फॉस्फीन कैन एक्ट एज अ लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नून पे डोनेट करना है, कर सकते हैं, ठीक है, सही है। ये एक मिनट, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। NO2 पैरामैग्नेटिक, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो पैरामैग्नेटिक है, हाँ। कोवेलेंसी ऑफ N2O5 नाइट्रोजन इन N2O5 इज फुल। आपको कोवेलेंसी देखनी है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, O ये है N2O5, हाँ जी। और नाइट्रोजन एटम्स आर apparently tetravalent in this case, नाइट्रोजन एटम्स आर tetravalent in this case, नाइट्रोजन एटम्स आर tetravalent in this case, this is what we say। क्यों, देखिए 1 2 3 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स मार के, तो उनकी कोवेलेंसी 4 है, ठीक। गलत चुनना था, एक गलत है तो पहले चुन लिया होता, देख तो गया था, लेकिन हम तो सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे इसलिए, ठीक, ऐसे। Which of the following oxides of nitrogen is a colored gas? कलर कौन है, एक थी रेडिश ब्राउन NO2 गैस, जी हाँ रेडिश ब्राउन NO2 इज द आंसर। इस मामले में बहुत स्पेशल बात है, आपकी बड़ी खास बात है, NO में अनपेड इलेक्ट्रॉन के बावजूद वो कलर्ड नहीं होती, अक्सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर जाते हैं, NO ऐसी नहीं है। चला स्ट्रक्चर में आपको सब बता दिए थे, सब फिर से एक बार काउंट करा रहे हैं, देखिए हाँ बात है हमने, इट्स ओके बट म्यूजिक नहीं होती है। In P410 each phosphorus atom is linked with dash oxygen atoms, by God you're supposed to know the structure of P410, बना दिया आपको कैसा होता है स्ट्रक्चर, बिल्कुल देखिए P O ऐसे, तो थोड़ा सा अलग साइड यहाँ पे P O P O P O O O O P P P O O O O। ये लो बच्चों, ये बन गया 11 साल की है। हर फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है, हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, देखिए हर फास्फोरस 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है, गौर से देखिए वो 4 ऑक्सीजन एटम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, राइट, एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स। The reaction of P4 with X leads selectively to P4O6, then X is, क्या आपको पता है कि फास्फोरस को अगर आग लगा दी जाए तो डेंस 5 फ्यूज बनाता है P4O10, मतलब बड़े प्यार से बनता है, लेकिन आपको बनाना है P4O6, P4 से शुरू करना है, क्या करें, कंजूसी करिए, ऑक्सीजन कम दीजिए, कैसे दें, वेल एक तो तरीका ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कचरा क्या सकता है, वेल यहाँ पे ऑप्शन देखिए ड्राई O2, अब ड्राई हो या मॉइस्ट, अगर ज्यादा होगी तो P4O10 तो बना ही देगी, ये तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 ये ठीक लगता है, क्यों, अगर आपने ढेर सारी नाइट्रोजन दी तो रिमेड रिएक्ट नहीं करेगी, O2 वेरी जरा सी है, तो धीमे धीमे रो कर उसको O2
गलत बात होगी, क्यों? NaOH बेस है और P4O6 एसिडिक है। बेस एसिड को मार डालेगा, उसको बनने नहीं देगा, बनने के पहले उसकी हत्या कर देगा। हम बेस नहीं ले सकते, गलत बात है। Concentrated nitric acid upon standing turns yellow brown. नाइट्रिक एसिड बिल्कुल ताजा ताजा आप निकालेंगे ना बोतल से, पानी की तरह दिखता है, एकदम कलरलेस ट्रांसपेरेंट बढ़िया लिक्विड दिखता है। लेकिन वही नाइट्रिक एसिड को अगर लंबे समय तक आप रखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो येलोइश ब्राउन हो जाता है, उसका रंग थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, उसमें कलर कहाँ से आता है? एक्चुअली होता है कि नाइट्रिक एसिड बड़े बड़े जगह उसमें लाइट और लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज कर जाता है ऐसे। अच्छा, और इसमें ये कलरलेस ये जो है ये है कलर NO2। ज्यादा होगी तो रेडिश ब्राउन दिखती है, पर NO2 घुल जाती है उस नाइट्रिक एसिड में तो मात्रा मिलती है तो येलोइश दिखता है, ज्यादा हो जाएगी तो ब्राउनिश दिख सकता है बिकॉज ऑफ रेडिश ब्राउन NO2 गैस। वाओ, तो बीस द आंसर, गैस बीस द आंसर। ये देखिए ये रिएक्शन हाँ जानते हैं। Polyphosphates are used for water softening purposes. Polyphosphates में P3O9 ये polyphosphate है। इसको कठोर जल को हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम में लाया जाता है। क्यों? क्या करते हैं? बड़ा प्यारा काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बड़ा सुंदर काम POP क्या कर रहे हो? P3O9 बनाया था ना, वही बना रहा। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड का होल प्राइस बनाया था सबसे 5 मिनट पहले, उसी का H+ निकाल के आयन बनाया। क्या बना लिया ये? आप देखिए ये बहुत अद्भुत कॉम्प्लेक्स एजेंट है जिसको स्टाइल मारने के लिए लोग किलेटिंग एजेंट बोलते हैं। किलेटिंग एजेंट जैसे हार्ड वाटर होते हैं, कैल्शियम आयन तो किसी के वश में नहीं आते। हां जी, ये क्या करता है? एक हटाई टैंक 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 तीन तरफ से तीर चला देता है और उसको दबोच लेता है। एक यहां से और ऐसे ही तीन ऊपर से चल जाएंगे तो दो पॉलीफॉस्फेट ग्रुप्स आते हैं और सैंडविच बना देते हैं इसका कैल्शियम आयन। बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े पावरफुल किलेटिंग एजेंट्स होते हैं। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को दबोच लेते हैं, उनको स्टीरेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं होने देते और स्टीरेट के साथ जब कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट होते थे तो कहते थे हार्ड वाटर है। अब वाटर की हार्डनेस महसूस नहीं होगी तो हम कहेंगे वो सॉफ्ट हो गया। अगर आप भूल गए तो याद ला दूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कॉज है हार्डनेस का, ये कॉज है हार्डनेस का। अगर इनको कॉम्प्लेक्स बनाकर हटा दोगे तो हार्डनेस खत्म हो जाएगी। तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कैटायनिक स्पीशीज, सी इज द आंसर। जी हां, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये रिएक्शन है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 सच है, बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू P4 एंड नॉट P2। एक्चुअली नाइट्रोजन को जितना मजा N ट्रिपल बॉन्ड में क्या है ना, फास्फोरस का P ट्रिपल बॉन्ड इज अनस्टेबल। अगर आप P4 का स्ट्रक्चर देखें और दूसरी बात है कितना अनस्टेबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड एंगल एकदम 60 डिग्री तक चिपका दिए गए हैं, वो स्वीकार है फास्फोरस को, उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना स्वीकार नहीं है। क्यों? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है तो पाई बॉन्ड सड़ जाता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड इज वीक इन फास्फोरस, P पाई बॉन्डिंग इज वीक, इसलिए फास्फोरस नहीं बनाता P2 P4। Which of the following is a tetrabasic acid? Tetrabasic मतलब it releases 4H+ ions. उसके एक मॉलिक्यूल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 इसमें एक H+ देता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड H3P3O9 या HPO3 होल थ्राइस ये 3 H+ देगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 ये चारों H+ देगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 ये 3 H+ देगा। टेट्राप्रोटिक चतुर्प्रोटिक कौन है? 4 H+ कौन देता है? जवाब है C is the answer। राइट, ये सब देख चुके हैं आप अलग-अलग फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स पर। पायरोफॉस्फोरिक पहली बार देख रहे हैं आप, आज हमने इसको चर्चा में पढ़ाया था, रिवीजन में आया था। POP क्या कर रहे हो? स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये है टेट्राफॉस्फोरिक या टेट्राप्रोटिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगला अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर कैन चेंज रिवर्सिबली बिटवीन देमसेल्व्स विद स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग। सल्फर के अल्फा बीटा फॉर्म जो है हल्का गर्म ठंडा करके अल्टीमेटली मारती है। स्टेटमेंट 2 एट रूम टेंपरेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। नो, अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर क्या है? सल्फर वैसे तो एसिड बनाता है ना, लेकिन एसिड के ही दो रूप हो सकते हैं, एक ब्रोमिक सल्फर जिसको अल्फा कहते हैं और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा कहते हैं। और 90 से 100 डिग्री के बीच में 95.5 डिग्री सेल्सियस पर वो पॉइंट आता है जिसके बियॉन्ड अगर आप हीट कर देंगे, इसके नीचे करेंगे तो रोमिक इज मोर स्टेबल, इसके ऊपर करेंगे तो मोनोक्लिनिक इज मोर स्टेबल, तो रोमिक पलट कर मोनोक्लिनिक बन जाएगा। अच्छा, और ये ठंडा गर्म पड़े बड़ी मारते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे से पकड़ लेते हैं। सही बात है। प्रश्न क्या था? पहला ट्रू था और दूसरा फॉल्स। सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। रोमिक और मोनोक्लिनिक के दर्शन कीजिए, मजेदार। रोमिक सल्फर देखिए येलोइश है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। मोनोक्लिनिक थोड़ी नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, मोनोक्लिनिक क्या दिखाई नहीं पड़ते इस तरह। The order of electron gain enthalpy is, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई ट्रेंड है क्या है? ट्रेंड भी और एक्सेप्शन भी। नॉर्मल क्या होता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, कम हो जाती है, पर हमेशा नहीं होता। हां, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन्स की फैमिली में मामला है। FCl, Br और I में सबसे ज्यादा Cl, फिर है F, फिर Br और फिर I। ये ट्रेंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन उस टाइप से ऑक्सीजन से ज्यादा है सर, उससे कम सिलिकॉन करेंगे। ये ट्रेंड्स एक जैसे ही ऐसे, पर अंतर है कि इन केसेस में बिल्कुल तारे जमीन हो जाता है, एन और एकदम चरणों में पड़ जाते हैं। तो सल्फर से कम सिलिकॉन, उससे कम है, सबसे कम ऑक्सीजन। इज द आंसर। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The H-OH bond angle in water is 104.5 degree. सच है। The lone pair repulsion of electrons is higher than the bond pair repulsion because Lagrange सच है। दोनों सच है। A and R are true and R is correct equation सही है। इज द आंसर। उसका एंगल कम है क्यों? क्योंकि लोन पे repulsion का मामला ज्यादा है, बॉन्ड पे मामला। फाइन। The number of
SO bonds in sulfurous acid, peroxo disulfuric acid and thiosulfuric acid respectively are, oh my god, इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ये है सल्फ्यूरस एसिड। SO बॉन्ड की संख्या कितनी है 1। peroxo disulfuric acid H2S2O8 SOOOOOH, ये है peroxo disulfuric acid। डबल बॉन्ड O कितने हैं इसमें चेक करो, 1 2 3 4 4। एक्चुअली अगर ये चार ऑप्शन दोनों सेम पहले देख लिया होता तो इसको स्किप भी कर सकते थे, पर अभी रिवीजन कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बताने थे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, ये होता है H2S2O, ऐसा होता है। ओके 4 C is the answer, indeed C is the answer। Oxide of sulfur that does not contain bonds between sulfur atoms, SS bonds किसमें नहीं है, इसमें ऐसा पूछा बना के देखें। S4O6 2 minus, ये S4O6 2 minus, ओके SS बॉन्ड है, हाँ है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। H बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, H2S2O4 यानी कि S2O4 2 minus, तो S2O7 2 minus और S2O3 2 minus, तीन स्ट्रक्चर्स। एक तो ये थायोसल्फेट S2O3 2 minus, ऐसा है। इसमें SS बॉन्ड है, नहीं है, ये नहीं चलेगा। H2S2O7 तो जस्ट बनाया ही था, SOOOSOOO, ठीक है। H2S2O4 S2O4 minus SOO, ये था S2। इसमें SS बॉन्ड है, A B और D में SS बॉन्ड थे और नहीं है SS बॉन्ड, इसमें C विद C आंसर बिल्कुल है। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, धड़ाधड़, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, अननोन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मैंने चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने सारा पूरी चला के एंड which of the following represents the correct order of decreasing number of SO bonds as double bond हो किस तरह H2SO4 में 2 है, इसमें 1 है और उसमें 4 है, या भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा H2SO8 में, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद इसमें 1 और इसमें 2 भी गलत है, 4 2 1 C से। और ये ऐसे करके सॉरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, बार-बार पता चलेगा चीज बना ली बात ऐसी। हां आ गए, क्या बात करते हो, देखो सोडियम थायोसल्फेट is prepared by, कैसे बनाते हैं हाइड्रो, by reducing Na2SO4 with H2S, Na2SO4 को डालता है, रिड्यूसिंग रिएक्ट करता है, बॉइलिंग सल्फाइड विद सल्फर अल्कलाइन मीडियम, ये से ऐसा न्यूट्रलाइजिंग सल्फ्यूरस थायोसल्फेट एसिड होता है, यूजिंग कैसे करेंगे, बॉइलिंग दिस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक बेसिक मीडियम मानता है क्योंकि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में डिस्पोर्शनेट कर जाता है, तो बेसिक मीडियम में यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल में बेसिक मानना चाहिए। In the following reaction sequence and aqueous solution, the species X, Y and Z respectively are, थायोसल्फेट में सिल्वर डाली, क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक, तो पीपीटी करता था, कॉम्प्लेक्स बना होगा Ag2O3 होल्ड बाय 3 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स होगा, क्लियर सॉल्यूशन था, उसमें और सिल्वर डाली तो Ag2S2O3 का प्रेसिपिटेट है, पढ़िए प्रेसिपिटेट 3 4 कलर बदलता है, ये व्हाइट पीपीटी है, फिर ये येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ब्राउन बन जाता है बिकॉज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag2S विद स्क्वायर, तो C है Ag2S, फिर है हाइपो, ये सही is the answer, indeed is the answer, there we are। And this brings us to a final question, it says a compound that cannot act both as oxidizing and reducing agent is, दोनों तरह एक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेज में नहीं होना चाहिए। फास्फोरस हाईएस्ट है +5, लोएस्ट है -3। H3PO4 फास्फोरस ऊपर नहीं जा सकता, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। बीसीडी नहीं, क्या तो सल्फर +4 में ऊपर +6 में जा सकता है, नीचे -2 में जा सकता है, 0 में जा सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बोथ है। -1 का 0 और -2 दोनों में, +3 से +5 या +2 या +1 या 0 में जा सकता है। तो ये B, C और D तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकते हैं, A सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, अगर वो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर फंक्शन एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। The answer is पहला सवाल, the basic structural unit of silicates is, silicates किस चीज से बने होते हैं? Silicates oxyanions of silicon, तो उसमें सिलिकॉन होगा, हाँ जी, ऑक्सीजन होगी, हाँ, और नेगेटिव चार्ज होगा, यस। तो जनरल फार्मूला है SiXOYZ-, ये सिलिकेट्स की शुरू कैसे होती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे सिलिकेट्स में सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कोई भी कैसा भी अनस्टैंड फार्मूला दे दे इवेंचुअली ये चलेगा, उसमें +4 होना बड़ा आवश्यक है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो फार्मूला गलत है। और ये सब दे दिया, कैसे पता लगेगा? वेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं, इट इज SiO4 4 माइनस, ये होती है। लेकिन मजे की बात है, अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो भी दो चीजों को एलिमिनेट कर ही लेंगे। जैसे SiO4 2 माइनस में सिलिकॉन को देखें, अगर सही होता तो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आया था +6। क्या बात करें, कैसे? आप सिलिकॉन को मान लीजिए A या S प्लस -2 × 4 बराबर है -2, तो S कितना है +6, कैलकुलेट करते हैं। SiO माइनस में सिलिकॉन अगर ये सही होता तो सिलिकॉन होता +1, में सिलिकॉन +6 होता है ना +1, सारा बकवास है। हाँ, इन दोनों में वो +4 और +4 आ रहा है, दोनों में आ गया तो क्या करें? आपको पता होना चाहिए, मैं कहा SiO4 4 माइनस सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, सिलिकेट्स। SiO3 2 माइनस नहीं है, एक्चुअली वास्तव में ये कुछ नहीं होता, जो होता है वो SiO3 2 माइनस होल थ्राइस या Si3O9 6 माइनस होता है। सबसे छोटी यूनिट अगर होती है तो ये होती है इस फार्मूले वाली, हाँ, छोटू मोस्ट तो ये है SiO4 4 माइनस, ठीक, ये भी नहीं छोटू मोस्ट। अगला सवाल, which of the following structure is similar to graphite? ग्रेफाइट जैसा कौन है? ग्रेफाइट जैसा होता है बोरॉन नाइट्राइड बीएन। अच्छा, किसी को
व्हाइट ग्रेफाइट भी कहते हैं, ग्रेफाइट काले रंग का होता है। बोरॉन नाइट्राइट में भी वैसी ही मिलती जुलती हेक्सागोनल शीट्स होती हैं जिसमें बी एन ऐसे डबल सिंगल ऐसे यूनिट्स हैं, और ऐसे हेक्सागन बी एन बी, एक मिनट, बी एन ऐसे ये क्या कर रहे हो, ये एक हेक्सागन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाइन से एकदम हेक्सागन की लेयर पूरी से ग्रेफीन की शीट होती है। इसमें ग्रेफीन क्या है, ग्रेफाइट में कई लेयर्स होती है ना, एक के नीचे, उसमें एक लेयर कहलाती है ग्रेफीन। वैसे ही इसमें भी शीट्स बन जाएंगी। ग्रेफाइट में कार्बन के 6 मेंबर रिंग्स होते हैं बेंजीन जैसे, उनकी एकदम पॉलीमर शीट होती है। इसमें जो है बीएन की शीट्स हैं, है वही व्हाइट ग्रेफाइट, बोरॉन नाइट्राइट, ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बीएन का। ये देखिए ग्रेफाइट की वन लेयर ऐसी दिखती है, और इस लेयर को लोग कहते हैं कई बार ग्रेफीन, और बोरॉन नाइट्राइट की ऐसी लेयर। डन डन। Number of oxygen atoms shared per SiO4 4 tetrahedron in one two-dimensional sheet structure silicates, second cyclic silicates, and third single strand chain silicates respectively are. ये क्या हो रहा है, क्या 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 पूछ रहे हैं, ये शीट सिलिकेट, साइक्लिक, सिंगल स्ट्रैंड, चेन सिलिकेट, ऑक्सीजन एटम्स, SiO4 टेट्राहेड्रॉन शेयरिंग, क्या हो रहा है ये? कंट्रोल करने आपको ऐसे देखिए, ये क्या है? सिलिकेट से आपको डर लगता है तो 2-3 मिनट खर्च करके आपको सारा बताता हूं कैसे, देखिए तो सही। देखो मैं पहले थ्योरी आपको बोल देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप इसका आंसर करें। हां ये सही है, थ्योरी बोला करो पहले, कंट्रोल करिए अपने आप, थ्योरी पढ़ा चुका हूं। ये मालूम सा है कि दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, अब मिस मत कर दीजिएगा। क्यों? फाइनल घड़ी आ गई, रिवीजन कर रहे हैं यार, ठीक है ना, कोई पॉइंट मिस हो गया आ जाए दोबारा, इसलिए देखो, और अगर चाहिए रिव्यू सब कुछ एकदम वैसे दोबारा जैसे पहले पढ़ाया था पढ़ाओगे तो दूसरा लगेगी, है ना। तो ब्रीफ में कट टू कट पूरी एग्जॉस्टिव सारे पॉइंट्स मैं जरूर बोल रहा हूं, फिर भी आपको और विस्तार से देखना हो पूरा लेक्चर इस पे वो यू कैन रिविजिट दैट लेक्चर एंड लुक एट दैट। ये भी समझ में आएगा बिल्कुल। अच्छा देखो, Si O-O-, ये क्या है, ये है SiO4 है नहीं, हाँ है जी। और अगर ये है SiO4 इसको हम कभी कभी एक ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके हर कॉर्नर में बनाते हैं गोला, और सेंटर में एक डॉट और एक गोला। जो डॉट है वो सिलिकॉन और जो गोला है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, O-। तो ये इसको हम इस तरह से बना लेते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। ये एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशन चक्के में कि भाई ये क्या है, ये है SiO4 इसमें एक ऑक्सीजन ये है, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और चौथी कहाँ है, चौथी यहाँ है। क्या बात कर रहे हो, जीना क्या है। और वहीं पर उसी के ठीक पीछे आप कह सकते हैं एक सिंगल एटम सिलिकॉन का। इस तरह के ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन का बड़ा लाभ होता है। कैसे? अब जैसे मान लो ये तो था एक सिलिकेट, अगर यहीं पर एक दूसरा सिलिकेट में 1 2 3 और एक ऑक्सीजन को कॉमन कर लिया, ये क्या किया मैंने, बनाया है डाइसिलिकेट Si2O7 6। ये है पायरोसिलिकेट या डाइसिलिकेट, ठीक। इसमें ये था ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड, तो अब आप इसको देखो कि कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, यहाँ एक, और कितनी SiO4 यूनिट्स हैं, भाई एक यूनिट तो ये है और दूसरी यूनिट ये है। अच्छा 2 ऐसी यूनिट्स हैं, जी हाँ 2 ऐसी यूनिट्स हैं। तो अगर 2 ऐसी इस किस्म की यूनिट्स हैं, देखिए बड़े खास चीज को, और उसमें कितना ऑक्सीजन शेयर है, एक, तो पर SiO4 कितना ऑक्सीजन शेयर है, हाफ। पायरोसिलिकेट में हाफ शेयर है। इसी को जब डायग्राम के रूप में बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं, दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह के, एक दो, ठीक है बिल्कुल ठीक। चलिए तो अच्छा लगा, ये क्या था Si2O7 6। अब क्या करेंगे, वेल अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आ गया, इसी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें लीनियर सिलिकेट्स मिल जाएंगे। कैसे? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, उसी में एक ये क्या बन गया, ये बन गया डाइसिलिकेट। एक और बना दीजिए, ये बन गया ट्राइसिलिकेट। क्या कहता मैं, मैंने मेरे पास 3 SiO4 यूनिट्स थी और उसमें 2 ऑक्सीजन मैंने कॉमनली शेयर्ड ओ, इसको लंबा खींचते जाए, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट बन जाए, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट बन जाए। स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, सिंगल चेन। फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बताता हूं। एक था SiO4 जब दूसरा बनाया तो क्या बनाया, SiO4 दो थे, उसमें से एक ऑक्साइड हटाया, फिर SiO4 तीन थे और 2 ऑक्साइड हटा दिए। और जो उसमें डर लगता है इसलिए पूरा विस्तार से बता रहा हूं। ऐसे SiO4 n टाइम्स होंगे तो उसमें से n-1 ऑक्साइड हटा लेंगे, ऐसा करोगे, ऐसा कितना आ जाएगा, SiN, वो कितना है 4n और 4n-, ये तो बैरल बोलने पे आना है, और इसमें से मैंने ऑक्साइड सबट्रैक्ट किया है। तो ऑक्सीजन पे कितना है इसको ऊपर लेकर देखिए, तो -2 को -n-1 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कितना 2n-2, और चार्ज कितना जाएगा ऑक्सीजन कितनी है, ये n-1, और ये सॉरी -n+1, ऐसा जो लिखवाएगा SiN, ठीक है। 4n - n कितना जाता है 3n + 1, ऊपर क्या है -4n + 2n, यानी कि -2n - 2, तो 2n 2 टाइम्स n+1 माइनस, ये आ जाएगा 2n + 2 माइनस। ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। अच्छा तो ये लीनियर सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ कुछ और लिखा है, ये वही चीज है, बस में फर्क है क्या, इफ n इज मच मोर देन 1, तो n+1 लगभग n है और 3n+1 भी लगभग 3n। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको उड़ा दिया, तो क्या आ गया SiNO3n 2n किया, इसी का टेंडर आपने पहचाना है। अच्छा ठीक है, अब इसमें लेकिन हमें तो वो कॉमन ऑक्सीजन डाल दिया, वो कैसे आएगी, वो भी देखो। ये है एक SiO4 यूनिट, हाँ जी, ये है दूसरी, हाँ जी, ये है तीसरी, हाँ जी। तो अगर इसमें एक को पकड़ोगे, इसको लोगे, इसके साथ ये और ये कॉमन है, तो पर SiO4 2 कॉर्नर्स है जो कॉमन है, 2 कॉर्नर्स आर शेयर्ड, 2 कॉर्नर्स आर शेयर्ड, ठीक है, हाँ ठीक है समझ आ गया। और इसी में अगर लंबी चेन है उसको घुमाकर जोड़ दो तो नहीं बच जाएगी, ऐसे ये एक चेन है,
ये दूसरी चेन है और ये तीसरी रिंग बनी। अच्छा एक दो ऐसे बिल्कुल बीच में नहीं है कुछ ऐसे, तो ये बन जाएंगे साइक्लिक सिलिकॉन्स। अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा SI3 सॉरी SiO3 2 माइनस n टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स है ऐसे n टाइम्स। ओह ये तो ये है जी हाँ SI वही सेम चीज। ये कितना है इसमें 6 यूनिट्स। इसमें भी देखेंगे आप एक के साथ कितना, एक हर यूनिट के साथ 2 ऑक्सीजन शेयर, 2 कॉर्नर्स शेयर। लंबी चेन के बस सिरे जोड़ दिए। पहले लास्ट में लंबी चेन थी, कॉर्नर्स नेगलेक्ट कर दिए थे, उसको निकाल दिया, फर्क नहीं पड़ा उससे, चीज वही है। अच्छा शीट कैसे बनाई है, ऐसे बनाई, देख ऊपर की एक चेन, हाँ जी ये एक चेन से लेकर रखा, ऐसे ही एक चेन इसके ऊपर रखी, नीचे रखी और जोड़ के जोड़। ओके कैसे कैसे फील नहीं आ रहा, मैं आपको फील दिलवाता हूँ, देखिए ऐसे ये कैसे बना लिया मेरे साथ बनाइए, बहुत आसान बन जाएगा। तो एक ये क्या बना रहे हैं आप, मैं एक चेन से लेके बना रहा हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन जिसको कहा है। इतना टाइम खोटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें हमेशा बच्चों को पेन होता है और भाई तकलीफ भी दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन से वो डर और तकलीफ हमेशा के लिए निकल जाए। कुछ भी कर लो हम तो डरते ही रहेंगे, फालतू आगे मन आप देखो आ जाए, ये देखिए ऐसा, अच्छा ऐसा है जी हाँ ऐसा है, और इसी को ऊपर भी लीजिए। ओह ये तो मजेदार है, मैंने कहा नहीं ऐसे। तो एक इस यूनिट को देखिए, इसमें क्या है, एक ये शेड है, ये शेड है, ये शेड है, तीन तीन कॉर्नर शेड, उनमें दो दो कॉर्नर शेड होते, इसमें तीन तीन कॉर्नर शेड, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे को क्या बोले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर, कितने शेयर हो रहे हैं, 3 शेयर हो रहे हैं 2 डायमेंशनल, इसमें 2 हो रहे हैं और उसमें भी 2, 3 2 2, क्या बी आंसर है, जी हाँ इज द आंसर। ओह ये तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बोलो सब, ऐसे ही बोलेंगे जब काफी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा। द नंबर ऑफ Cl double bond O bonds in chlorous acid, chloric acid and perchloric acid respectively are, oh my god स्ट्रक्चर पूछे पहले तो फार्मूला बताना चाहिए। chlorous acid is HClO2, this is HClO3 and this is HClO4, HOCl। मेरे भाई ये स्ट्रक्चर HClO2 का, इसमें Cl double bond O कितने हैं, इसमें एक है, इसी की बजाय ये बना दो, ये क्या है, ये HClO3, ये HClO3 की देखो HClO3, इसमें Cl double bond O की संख्या 2 है और यही ये बना दो, तो इसमें 3 है, 1 2 3 1 2 3 स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इसके HClO2 HClO3 और HClO4 के। देखिए यार कुछ तो है, हां बहुत खुशी, अच्छी बात है। ऑक्सी एसिड क्लोरीन प्रदर्शन कीजिए, भव्यता से बने हुए स्ट्रक्चर और अगला सवाल। Among the following oxy acids, the correct decreasing order of acidic strength is, ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए HClO से तगड़ा, HClO2 से तगड़ा, HClO3 और तगड़ा HClO4 शानदार एसिड चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मांगी है, सबसे तगड़ा HClO4 फिर HClO3 फिर HClO2 फिर HCl, खूब भर भर के क्वेश्चन आता है, बार-बार रिपीट होता है, किसी भी एग्जाम में आप देखें, विशेष आदत की दृष्टि से देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में दिया जाए। Which of the following compound cannot act, which of the following compounds cannot act as a Lewis base? कौन लुईस बेस नहीं हो सकता, लुईस बेस कौन होता है, डेफिनेशन क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, जो लोन पेयर डोनेट करे वो है लुईस बेस। लोन पेयर कौन डोनेट नहीं करेगा, वेल जिसके पास है वही कर सकता है, जो है नहीं तो डोनेट नहीं कर सकता। देन कैसे NF3, NF3 में बहुत अच्छी लुईस बेस नहीं होती, हाँ सच है, पर क्या उसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, हाँ रूपीट के ही सही किसी को डोनेशन हो सकता है, अब मना तो क्या करेंगे, हो सकता है ठीक है। NF3 अच्छी है, घटिया जैसे ये असंभव नहीं है, कैन नॉट बोला है। BCl5 P Cl क्लोरीनो के पास लोन पेयर अवश्य है, पर फास्फोरस टोटल कंगाल है, उस पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है वैसे तो, और डेल्टा प्लस चार्ज। टिपिकली PCl5 कभी लुईस बेस पर काम करता हुआ दिखने को नहीं आता, उल्टे लुईस एसिड है, लोगों से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल में नुमाइश करता रहता है कि देखो इतने कंगाल हो गए हम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 5 क्लोरीन थी, उन्होंने खा लिया हमारा इलेक्ट्रॉन, यू नो एक नॉर्मल विक्टिम गार्ड देता रहता है और लोगों से ठीक मांगता रहता है। ClF3 या SF4 में कुछ तो है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पर थोड़े बहुत ही सही है, तो नाम के ही सही, किसी को तो रिलेशन दिया जा सकता है। PCl5 का तो लोन पेयर है नहीं, फास्फोरस बनते कहां से, तो PCl5 कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस बेस, राइट, प्लीज ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर। The absolute values of electron gain enthalpy of halogens satisfies, absolute values मतलब magnitude, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, ये चीज ये गलत है, ये चीज क्लोरीन के बाद आती है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, कोई गोल्ड मेडल फ्लोरीन से हटकर इस बार क्लोरीन को चला जाता है, नीला है देखिए, छोटे एटम अलग बात ऐसे, दिस ध्यान से कैसे क्या तुमने रट रखा है, अच्छा बहुत कुछ रट रखा है तुमने, यही कहानी है, ये स्पेशल एक्सेप्शन है, आपको याद होना चाहिए। Cl F ग्रुप का बस एक नीचे आ जाती है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में है क्लोरीन की, फ्लोरीन सिल्वर मेडल के साथ संतोष करती है, क्योंकि सिल्वर लेके मानती है ध्यान दें, उसके जस्ट पीछे है ब्रोमीन और लल्लू में लल्लू आयोडीन। The incorrect statement is अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF, जी हां फ्लोरीन दुनिया ब्रह्मांड में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कोई है तो वो फ्लोरीन है। अच्छा तो न्यूक्लियर बमों से रिएक्टिव कंट्रोल कर लेता है, केमिकल रिएक्शन बात, न्यूक्लियर रिएक्शन बात नहीं, सूर्य से बाहर फ्लोरीन का एलिमेंट्स के रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में सबसे प्रचंड रिएक्शन अमंग्स द एलिमेंट्स होता है फ्लोरीन का, ये सच है, ये तो ट्रू है, लेकिन इनका झूठ पूछा, क्या कल झूठ पूछते हैं, ट्रू है। फ्लोरीन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन ऑफ कोर्स, इन एक्वस फ्लोरीन को एक्वस में डाल सकते हैं, क्लोरीन को ही डाल सकते हो एक्वस में, ठीक क्यों, क्लोरीन खर्चा वाली पानी के टुकड़ा टुकड़ा फेंक देगी पानी, इसलिए फ्लोरीन से बदल लेता है। और हाइड्रोलिसिस ClF फॉर्म्स HOCl एंड HF, देखा पहला बहुत बुकिश स्टूपिड टेस्ट है, अदरवाइज ClF अपने आप में बहुत अनस्टेबल प्रचंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पानी का ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन और ओजोन पैदा करता है, लेकिन कहने की बात है थोड़ा बहुत बना लीजिए, एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF, ये फॉल्स है, क्यों, F2 और Cl2 के बीच में आता है ClF, तो फ्लोरीन से कम है और वो क्लोरीन से ज्यादा ही रिएक्टिव है, ये मत पूछिएगा, इज द आंसर, यस इज द आंसर।
मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये क्या है? दो हैलोजन आपस में जुड़ गए हैं, जैसे 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 ClF या BrCl या ICl। ये तो है XX डैश टाइप। अच्छा, ये कैसा है? ये तो दो एटम्स हैं, Cl और F जुड़ गए। ये लोकल बंद जुड़े हुए हैं, बड़ा बिग डील। आप चाहे तो बिलीव में कह सकते हो। ठीक, ज्योमेट्री देखो, या फिर ClF3 BrF3 ICl3 इस टाइप के, ICl ऐसे। ये कैसे? ये आप देखें तो ये T शेप है sp3, ये XX3 डैश, XX5 डैश जैसे BrF5 टाइप, ये स्क्वायर पिरामिडल है, sp3 B2 हाइब्रिडाइजेशन। और XX7 डैश खाली IF7 होता है, एक ही IF7। और ये कैसा है? पेंटागोनल बाइपिरामिड। XX डैश लीनियर है, दूसरा वाला T शेप नहीं, ये स्क्वायर पिरामिड है। और ये ऐसे, तो P3 Q1 P3 P3 और Q1, बस हो गया। C the answer, yes, C is the answer। दे दिया। ज्योमेट्रीज देखिए, इंटरैक्शन कंपाउंड्स की क्या क्या है। Which one of the following orders is correct for bond dissociation enthalpy of all halogen molecules? क्या अद्भुत बातें हैं। आप देखें, फ्लोरीन बहुत छोटा है, छोटे एटम्स अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं। फ्लोरीन हर एक के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड बनाती है सिवाय एक दूसरे। FF में बड़ा रिपल्शन होता है यार, FF में बहुत रिपल्शन होता है, जिसके चलते FF बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी वीक। सबसे अच्छा है हैलोजन्स में CN-Cl बॉन्ड, उसके बाद है Br, उससे भी कम है II। वहां लल्लू विशाल मोटे ताजे आयोडीन के एटम बहुत सरल बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन का तारे जमीन पर होता है, नीचे गिरती है, आसमान से गिरे खजूर बैठ के बिल्कुल जमीन पर नहीं आती। आयोडीन जितनी गिरी हुई बीच में आ जाती है। वो ये कैसे याद किया? याद है, ये तो लॉजिकल तरीका होगा। डाउन द ग्रुप बॉन्डेड बढ़ती है, बॉन्ड घटती है, तो है ही। फ्लोरीन का एक्सेप्शन था, वो जाके टपकती कहां पर है? आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में। ये याद ही होना चाहिए। यू हैव टू सी, द आंसर इज सी। बेटा देख लीजिए, खुद आपको फील आ जाएगा। देख रही, हाँ देख लिया, अच्छी बात। देख रही, a solution of potassium bromide, अगला सवाल, is treated with each of the following, which one would liberate bromine? Br- से ब्रोमीन बनाता है, ऑक्सीडेशन करना है, तो ये ताकत उसमें है जो ब्रोमीन के ऊपर है, क्लोरीन या फ्लोरीन। क्लोरीन या फ्लोरीन कर सकते, क्लोरीन क्यों कर सकते? आयोडीन में दम है ना, HI तो रिड्यूसिंग एजेंट है, SO तो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी ये नहीं कर सकती, क्लोरीन करेगी ऐसा। और बकायदा ये रिएक्शन यूज किया जाता है ब्रोमीन डिप्रेशन। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इतनी ताकत है कि वो Br- ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन कर दे, I- में। हाँ, F2Cl2 और Br2 में ये ताकत तीनों में है कि वो I- ऑक्सीडाइज करके आयोडीन कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड ऑन हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? ओह माय गॉड, रिएक्शन लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। KClO3 पता है क्या होता है? इसको आप हीट करेंगे तो ये बनाता है KClO4 प्लस KCl, एक रिएक्शन तो ये। और एक अगर उसमें आप एक चुटकी मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें तो पता है क्या होता है? KCl और बस ऐसा रिएक्शन। अच्छा, ये तो था। तो O2 लिबरेट कर सकता है, हाँ कर सकता है। K2Cr2O7 इसको गर्म करें, इसको बंद मारें, कैसे? ये बनाएगा KCrO2 और ये भी O2 प्लस। बहुत बात है। पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये टूटेगा, बनाएगा K2Cr4 प्लस Cr2O2 प्लस O2। इसी को और गर्म कर दो तो ये बन जाएगा। गुड बात है, भर O2 निकलेगी, निकल जाएगी। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म करेंगे, बड़ा गुड रिएक्शन मानते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है, NCERT रिएक्शन। N2 Cr2O3 वोल्केनिक रिएक्शन बोलते हैं, आर्टिफिशियल वोल्केनो बनाते हैं, खुश होते हुए सब। इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। जी हां, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। इसमें नीचे वाले में निकल जाए। जिंक क्लोराइड को हीट करेंगे, जिंक क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलेगा। इज द आंसर। जी हां, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें ए है। अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करने पर केमिकल वोल्केनो बनाता है, नाइट्रोजन और वाटर वेपर देता है, और Cr2O3 ग्रीन कलर हरे रंग का बन जाता है। ये खुद ऑरेंज कलर का होता है और हरे रंग की राख बन जाती है Cr2O3। डन। Which of the following statements is correct नहीं incorrect? तो झूठ को पकड़ना है हैं? Am I लिखेंगे ONF is isoelectronic, NOF और है NO2 minus, क्या F O minus एक जैसे ये तो सच बोल दिया, सच बोल दिया। OF2 is an oxide of fluoride, nonsense, oxide of fluorine हो सकता था, वो भी झूठ है। It is a fluoride of oxygen, it is a fluoride of oxygen, बाकी oxide of fluoride मुझे बताती है फॉल्स आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं। Cl2O7 is anhydride of perchloric acid, सच बोल रही है, क्यों? देखिए HCl4 में से अगर आप पानी निकालेंगे ना, कैसे P4 से पानी खींच लीजिए, आपको मिल जाएगी Cl2। सच, इसमें पानी डाल दीजिए, क्या होगा? बन जाएगा परक्लोरिक एसिड। तो क्या Cl2O7 एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का? जवाब मिलता है हाँ है। ओजोन मॉलिक्यूल इज बेंट। जी हाँ, ये जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा। मैं सस्ते में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार के शेर है, बेंट या मुड़े हुए झुके किसी याद है। ओजोन का मॉलिक्यूल बेंट है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन गिव्स, अमोनिया क्लोरीन के साथ क्या देगी? वो देती है एक बहुत ही मस्त धमाकेदार कंपाउंड। आपके पास है अमोनिया और एक क्लोरीन देगी NCl3 व्हिच इज अ येलो ऑयली लिक्विड, NCl3, और साथ में क्या मिलेगा? HCl। प्लीज द आंसर, प्लीज द आंसर। NH4Cl ना मिलेगा। हाँ, NH4Cl कब मिलता? अगर अमोनिया, मैं फिर बता रहा हूं आपको, बच कंफ्यूज जाते हैं। अगर अमोनिया एक्सेस में होती तो रिएक्ट करके NH4Cl देती, लेकिन एक्सेस में अमोनिया नहीं, क्लोरीन है, तो ये नहीं हो सकता। अमोनियम क्लोराइड तब मिलेगा जब एक्सेस में अमोनिया हो, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में, आपको NH4Cl नहीं मिल सकता, आपको HCl मिलेगा, NCl3 और HCl। सुंदर रिएक्शन। Reacts with concentrated nitric acid to yield Y amongst the other products. Oxidation state of iodine in Y is Y. आपको पता है नाइट्रिक एसिड की एक आदत है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हर चीज को, लगभग हर चीज को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करके ही
तारीख को यहाँ शिकार हो गया। अब इसमें आप देखिए दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक दूसरे के विरुद्ध तलवार बाजी करेंगे। नाइट्रेट में तंत्र जा रहा है, आयोडीन तो लंबी है, ब्रोमीन तगड़ी थी, क्लोरीन तो बहुत तगड़ा, फ्लोरीन तो सबसे तगड़ी राक्षस थी, और आयोडीन में तंत्र नहीं। नाइट्रिक एसिड नुकसान करता है, आयोडीन को पटक पटक के एकदम तलाई करके ऑक्सीडाइज करके +5 तक तकलीफ है, +7 तक ले जाने की हिम्मत नहीं है नाइट्रिक एसिड। दूसरों को हाईएस्ट तक ऑक्सीडाइज करता था, हैलोजन को इतना नहीं ऑक्सीडाइज करते, वो यही बहुत है, +5 तक खींचता है। आपको मिलता है आयोडिक एसिड HiO3 और साथ में रेडिश ब्राउन जहरीली NO2 गैस। देखिए अच्छा, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है NaOH के साथ, क्या बनाती है Cl- और OCl-। क्लोरीन बनाती है Cl- और OCl-। ये कोल्ड के साथ था। अच्छा, यही अगर हॉट होता तो OCl- आगे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है Cl- और ClO3-। तो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ClO- नहीं, ये तो कोल्ड के साथ मिलता है। देखो COLD, ClO- कोल्ड और ClO कभी मैच कर रही है, हॉट के साथ ClO3-। इज द आंसर, यस इट इज। The noble gas that does not occur in atmosphere is, atmosphere में कौन सी noble gas नहीं होती? अगर आपको याद हो, noble gases react नहीं करती, क्योंकि वो react नहीं करती। आप देखेंगे noble gases mostly किसी compound के रूप में, mostly कभी भी किसी compound के रूप में होती नहीं। अगर compound नहीं बनाती, mono atomic molecules बनाती हैं, तो gas ही होती है। वो सिर्फ गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में रहती है और कहीं नहीं रहती। और उनमें से भी सबसे भयंकर है महारिएक्टिव और खतरनाक और अनस्टेबल रेडॉन। रेडॉन का क्या होता है? रेडॉन का कुछ नहीं होता, एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनॉन, ये सब तो होती हैं। रेडॉन नोबल गैस अवश्य है और प्रभु की कृपा है कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। राइट, ठीक है। ये है अबंडेंस का भी ऑर्डर देख लीजिए। हवा में सबसे ज्यादा आर्गन मिलती है लगभग 1% के आसपास। नियॉन साइंस वगैरह आपने देखे होंगे, यूज होते हैं विज्ञापन वगैरह में। वो है तो ट्यूब होती है ना लाल रंग की, पतली पतली ट्यूब्स होती है गैस की, उसमें नियॉन भरी होती है और जब आप उसमें करंट पास करते हैं तो रेड कलर से ग्लो करती है। नियॉन लाइट्स वगैरह बोला जाता है उसे। लिटरली इसमें नियॉन होती है। तो आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन जो एटमॉस्फेयर में ठीक ठाक मिल जाते हैं बहुत सूक्ष्म मात्रा में। हीलियम और उससे भी अति सूक्ष्म मात्रा में ज़ेनॉन मिलती है हवा से। Which one has the highest boiling point of noble gases की बात हो रही है। जैसे जैसे डाउन द रूट आएंगे वजन बढ़ जाएगा, van der Waals forces बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। Please the answer, xenon has the highest boiling point. Noble gases are named because they are inert, because of their inertness towards the reactivity in such. Identify an incorrect statement about them. अब देखो noble gases react करते हैं। Theory के points आते हैं, इनके संदर्भ में क्या है? A, noble gases have very high melting and boiling points. True, take it. They have very low melting and boiling points. Noble gases. B, noble gases have weak dispersion forces. सच है। Dispersion forces या Lemmon forces या intermolecular forces of attraction बहुत कम होते हैं तो गैस है। तो ये झूठ था, ये सच है। C, noble gases have large positive values of electron gain enthalpy. B, electron gain करना पसंद नहीं करती, उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ते हैं। Endothermic reactions होते हैं, they have large positive values of electron gain enthalpy. That's very true. And noble gases are sparingly soluble in water. Sparingly soluble मतलब न के बराबर soluble। जी हाँ, वो बिल्कुल पानी नहीं होती, क्यों? वो पोलर नहीं होती इसलिए। झूठ पहले ही पकड़ा गया था। A आंसर था। जी हाँ, A ही आंसर था। एक दिलचस्प चीज, क्या कहानी याद है? कौन सी? पुरानी नोबल गैसों के इनर्ट गैस से नोबल गैस बनने का। मतलब शुरुआत के 40-50 साल जब खोजी नहीं थी, तो लोग इन्हें इनर्ट गैस कहते थे। शायद आपको ना पता हो, लेकिन उस समय केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में बड़े-बड़े चैप्टर होते थे ये समझाते हुए कि क्यों ये रिएक्ट नहीं करती और क्यों ये जिंदगी में कभी रिएक्ट कर भी नहीं सकती। इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता था। लेकिन ये सब बदल गया जब एक दिन एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो PTF6 रेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन भारी होता है, और जब PTF6 रेडिकल बनता है तो ये मजे से गैस फेज में चला जाता है, हाई कोल्ड गैस। उन्होंने PTF6 रेडिकल का O2 से रिएक्शन कराया, और जब कराया तो देखा जब PTF6 एक ऐसा रेडिकल था, 6 क्लोरीन में मेहनत डाली, बहुत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ही इलेक्ट्रॉन नोच लेने की इसकी इच्छा बहुत थी, इतना बदमाश था कि इसने O2 से इलेक्ट्रॉन छीन के उसे O2+ कर दिया और PTF6- बनाकर ऐसे क्रिस्टल्स बना लिए। गैस फेज पे एकदम सॉलिड बन गया। उन्हें बड़ा मजा आया, और जब उन वैज्ञानिक ने चार्ट देखा तो उन्होंने देखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है O2 की, वो लगभग ज़ेनॉन के आसपास है। उनके दिल में ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं ज़ेनॉन की कोशिश करें। अब ज़ेनॉन इतनी सहज गैस नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती, मंगाई और इतना वक्त लगा, और जब उसके साथ PTF6 मिलाया, कमाल हो गया। एक साथ ही उन्होंने पाया कि फिर से एक सॉलिड प्रोडक्ट बना है साहब, जो ज़ेनॉन का पहला ऐसा कंपाउंड था जो इंसान को ज्ञान था मॉडर्न साइंस में। जैसे ही ये हुआ, लोगों ने केमिस्ट्री की किताबों से वो चैप्टर फाड़ दिए जिसमें ऐसी थ्योरीज दी थी कि नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं और न कभी कर सकती हैं। तो देखा लेकिन नोबल है, इनर्ट नहीं है, मतलब इनर्ट मतलब रिएक्ट करती ही नहीं। नोबल मतलब है पसंद नहीं है रिएक्ट करना, तब रिएक्ट होता है। फिर नोबल गैस होती है इनर्ट। अच्छा, पुराने नाम की खातिर कभी बोल जाती है इनर्ट गैस, एक्यूरेट नाम नोबल गैसेस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए O2 and xenon have different sizes. Okay, but इसका इससे लेना both are gases, doesn't matter. They have comparable electronegativities. तो not really, and they have comparable ionization enthalpies. आप देखिए O2 आयनाइज होकर O2+ बना रही है, xenon आयनाइज होकर He+ बना रही है। मिलती जुलती आयनाइजेशन एनर्जीज थी, इसी के चलते इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी बराबर थी PTF6 की। अगर सबके साथ उसने O2 के साथ रिएक्शन किया तो उसने xenon के साथ भी करना है, राइट? देयर वी आर। जस्ट फॉर रिकॉर्ड, दिस इज नॉट द ट्रू फार्मूला। ट्रू फार्मूला शुरू में उनको लगा था, जब उन्हें खोजा था कि होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ HgF4 gives HgF4 के अगर आंशिक रूप से हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वेल उससे पहले मिलेगा HgOF2+ और हो जावे तो HgO2 नहीं, ये अनस्टेबल है, HgO3+ Hg फिर ये हो जाए। HgF2 नहीं मिलेगा, HgOF4 नहीं मिलेगा, HgO3 पार्शियल इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस मिलेगा, HgOF2 चाहे तो ले लीजिए, ठीक, जी ले लीजिए, राइट? ऐसे हीलियम इज यूज्ड इन बलून्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज़ कम ऑन, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि बहुत भयानक रूप से कंबस्ट होती है। आई एम नॉट श्योर आपको याद है नहीं, आपने सुना है नहीं, मेन पर ट्रेजेडी होता है टाइटैनिक टाइम्स। लगभग 100 बरस पहले की बात है। लोगों को लगा कि अब हमें आकाश मार्ग से यात्रा करनी चाहिए, और तब ये जमाना था कि एरोप्लेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी,
जब खोज के रहते बड़े को सब लोग लगता है बलूनिंग लगभग सॉलिड साथ चल रही थी बलून का क्या रॉबर्ट बॉयल आपने आपको बलून सिखाता था बलून बनाना के बड़े होते थे और बॉयल बनाने आते थे अब लोगों ने कहा हम एक विशाल पूरा ऐसा जायंट हाइड्रोजन बलून बनाएंगे जो आकाश में तैरेगा कब कितना भव्य सुंदर कल्पना है जो आकाश में तैरेगा उसके माध्यम से हम वायु बड़ा अच्छा ख्याल था जायंट हाइड्रोजन बलून बनाया उसके साथ उड़ाने के लिए पूरा होटल बना दिया उसको देखना बड़ा आलिशान बनाया और बड़ा उसको विचार किया गया लोग लाए गया टिकट चले लोग अब इंडियन बल्ब हाइड्रोजन गैस से भरा था पूरा लेकिन जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था उस समय ये था कि पक्का ये हवा चलती है वो डगमगाने लगा हवा चलती वो डगमगाती थी पता नहीं डगमगाती है पता नहीं इंसान नहीं बैठे अब जो दोबारा डगमगा गया उसमें दिक्कत क्या आई तो डगमगाया और उलझ के विश्व जाने शायद बिजली के तारों में किसी बोर्ड में क्या हुआ वो कुछ तो लफड़ा और अल्टीमेटली जो बलून था वो साइड से फटा जब वो फटा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का पालन करती हुई बाहर से ऑक्सीजन गैस निकल शायद स्पार्किंग हुई और हाइड्रोजन से पूरी एक्सप्लोसिव गैस हुई और फिर विशाल जायंट गुब्बारा उसमें हाइड्रोजन एटम का वो एक धमाके के साथ टूट गया एक बहुत ही विशाल बात है हम इसके लिए सवाल सब कुछ खड़े होते हैं और उसके बाद किसी ने इस तरह से मॉडल स्टोरी हीलियम सेफ है जो लोगों कैसे चीज एक्टिंग करके इनकम्बस्टिबल है ये which of the following reactions is an example of a redox reaction कौन उदाहरण है redox का well +4 से +6 में जा रहा है और +1 से 0 में so non oxidized हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये redox है हां है चलो यही आंसर हो गया आंसर बाकी सब देखेंगे मजेदार है अच्छे रिएक्शन है redox which one of the following reactions of xenon compounds is not feasible इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है xenon का जो नहीं होता जैसे XeO3 plus HF से मिलता है XeF6 plus पानी का उल्टा होता है XeF6 की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसे XeO2 बना सकते हो XeF6 ऐसे नहीं बनता दिस इज नॉट फीजिबल आंसर हो गया ठीक है ना लव तो हेटेड ये तो सीधा आंसर बाकी सब फीजिबल है कोई बात नहीं है अंतिम रिएक्शन क्या करना चाहता हूं लेकिन XeF6 plus RBF XeF6 ऐसा है जो लूज एसिड मिलाता है लूज बेस जैसे यहां पर XeF6 ने F- निकाल करके XeF7 बना दिया और इसके पहले आप देखिए XeF6 यहां पे XeF2 का उदाहरण है या XeF2 को PF5 से रिएक्शन कराया उसने F- दे दिया XeF plus और PF6 माइनस से दिया था ऐसे ही XeF6 को भी अगर आप PF5 से रिएक्शन कराएंगे XeF5 plus बनाने को तैयार हो जाता है उसको एक पैरामीटर टाइप और PF6 माइनस XeF6 बहुत मजेदार है मामलों में वो F- दे भी देता है और ये भी देता है डिपेंडिंग ऑन दिस रिएक्शन राइट which of the following reactions is an example of redox reaction आप देखिए बहुत क्लासिक रिएक्शन है इसमें xenon के फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस बताइए ये काम आएगा आपके लेकिन मैं आपको रिएक्शन दूंगा बताता हूं सबसे पहले XeF6 का कैसे होती है हाइड्रोलिसिस वो पूरा एक ही रिएक्शन है या एक ही कांसेप्ट है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे बताओ कैसे सुनिए XeF6 में आप पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा XeOF4 plus HF बहुत ज्यादा इसमें और पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा XeO2F2 और प्लस HF और पानी डालेंगे तो मिलेगा XeO3 और HF ये हाइड्रोलिसिस XeF6 ये एक तरीका है एक और हो सकता है XeF6 पड़े पड़े एक जैसे पानी से रिएक्शन कराएं तो पानी को वो ऑक्सीडाइज करके O2 बना दे और खुद रिड्यूस होकर बना दे और साथ में छोड़ दे ये भी एक संभावना है तो पैरेलल रिएक्शन है XeF6 के हमेशा पैरेलल रिएक्शन होंगे या तो हाइड्रोलिसिस से XeO3 बना सकता है चाहे XeO3 पड़े पड़े बहुत देर में XeO4 और Xe में डिस्प्रोपोर्शनेटली बन सकता है अच्छा ये तुरंत नहीं होता ये रिएक्शन बड़ा होता है इससे स्लो और पूरा ठीक है अगर आप देखेंगे पहला वाला जो सीक्वेंस है इसमें नो रिडॉक्स तो नीचे वाला है कि जरूर तो आप देखिए XeF6 XeO4 XeO4 से XeO2F2 ये रिडॉक्स नहीं है ये नो रिडॉक्स है ये आंसर ये तो दिख ही रहा है +4 से +6 में जा रहा है +1 से 0 में रिडॉक्स है ये रिडॉक्स नहीं है XeF4 का नहीं बताया XeF4 अगर आप पानी डालेंगे ना तो दो तरह के रिएक्शंस एक सीधा रिडॉक्स XeO2 और HF या फिर XeO3 पहले तो बनेगा XeOF2 plus HF और पानी डालिए XeO3 plus Xe plus HF इस प्रपोर्शनेट कर जाएगा अंत में मध्य रिडॉक्स इस प्रपोर्शनेशन ये रिडॉक्स यही हाल XeF2 का है जब आप पानी डालेंगे या तो Xe plus XeO3 plus HF या फिर सीधे Xe plus HF plus O2 इस तरह के दोनों रिएक्शंस होते हैं राइट ये है रहस्यमय रिएक्शंस इसके xenon के फ्लोराइड्स ये तो अलग किताब में बड़े तरीके से बहुत दिया होता है कॉम्पिटेटिव के रिएक्शन इन व्हिच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड इज हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है परिवर्तित ये पूछा है XeF4 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड और जब SbF5 एक भयानक क्लोराइड की स्पीशीज है ये बनाएगा XeF3 प्लस और SbF6 माइनस सुपर एसिड SbF5 प्लस XeF3 प्लस कैसा है जैसा आप जानेंगे वैसा है अगर आप देखेंगे IF3 जैसा टिश्यू इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो क्या अंडरलाइन एटम xenon का हाइब्रिडाइजेशन बदल गया जी हां sp3d2 से sp3d हो गया आंसर आ गया आपके मनोरंजन के लिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं कौन सा H2SO4 और नमक अगर सॉलिड नमक में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तो बनता है NaHSO4 और HCl इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है H3PO2 अगर डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा साफ-साफ बोला है डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है ठीक है और बना रहा है H3PO4 और फॉस्फीन क्या इसमें ये sp3 है ये sp3 है और फॉस्फीन में फास्फोरस अनहाइब्रिडाइज्ड होता है ओह माय गॉड पकड़े गए कुछ तो गड़बड़ हुई जी हां अगर आप देखिए इसमें तो कुछ नहीं होगा sp3 है आंसर स्पष्ट ए है लेकिन सी में भी विनाश के बीच है क्यों sp3 से अनहाइब्रिडाइज्ड फॉस्फीन में जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट हो रहा है हां ईमानदारी से प्रयास दोनों उत्तर है सिंगल था अच्छा बता दीजिए आप मान लीजिए ठीक है गलती से आकर दूसरा दोनों फ्रेंड के ध्यान नहीं दिया होगा कि उन्होंने यहां से दिखा होगा ये भी दिखा होगा कि इसमें फॉस्फीन फॉस्फोरस है पर कांसेप्ट अच्छा है हो सकता है अलग से यही तो आएगा एग्जाम ग्रामर बदल कुछ ऐसी ऑप्शन है फॉस्फीन ऐसे ये मेरा sp3 है ये किधर भी तो है इसको वीडियो इस वजह से गड़बड़ हुई अदरवाइज ऑफिशियल आंसर भी लोग देते हैं सही देंगे सीरीज सॉल्व करेंगे ठीक है
about the hydride of group 16 elements. ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में क्या है, डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बिल्कुल H2O से ज्यादा एसिडिक, H2O से ज्यादा H2S की SO3, बिल्कुल सही बात। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पानी ज्यादा स्टेबल है, जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी डाउन द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, नहीं घट जाना चाहिए, घटना है। मेल्टिंग पॉइंट पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके अलावा देखेंगे तो फिर वजन से चलता है, H2S H2S H2P में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा पानी का है, क्योंकि पानी हल्का होने के बावजूद H बॉन्डिंग बनता है। तीन सही है, ऑल ऑफ अबव, ये है आंसर, जी हां ये सही जवाब। Regarding the properties of hydrogen halides, which order is incorrect? Percentage of ionic character HF, HI, HBr, HCl nonsense बात है। क्यों? वैसे तो कोवलेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा HF में, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में, गलत होगा। ऑर्डर इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट है आंसर, यही आंसर होगा। देख लो बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बड़ा मुश्किल है, सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, HBr, HI। HCl, HBr, HI का ऑर्डर बढ़ रहा है क्योंकि वजन बढ़ रहा है, HF राजा है क्यों? बॉन्डिंग करता है, ठीक कॉस है। एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, HF से ज्यादा एसिडिक HCl, HCl से ज्यादा HCl, HBr और सबसे एसिडिक HI सबसे। मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा वजन का भी महत्व है, थोड़ा आर्बिट्रेरी है, ऐसे ही आता है, ये आपको रटा हो आवश्यक नहीं, लेकिन ये सच है। और आयनिक कैरेक्टर तो पहले देख चुके, काम खत्म करना है बस ऐसे। The number of pi bonds present in XeO3 and XeO4 respectively are XeO3 और XeO4। अब ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल यूज करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहा है xenon का p ऑर्बिटल यूज करेगी pi bonds बनाने। हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो s और तीनों p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स pi bonds नहीं बनाते। अच्छा, तो ये p pi bonds है सारी के सारी। जो xenon ने pi bonds बनाने के लिए ऑर्बिटल्स यूज करेंगे, वो p ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर सकती, तीनों हाइब्रिडाइजेशन में खर्च हो गई, empty p ऑर्बिटल्स ही यूज होंगी। अच्छा, तो नंबर ऑफ pi bonds जो है उनकी तो संख्या है 0 और 0। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बताओ, मैं तो ऑप्शंस लिखी है, चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में 0 0 है नहीं, तो प्रश्न में गलती है, p pi हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ऑल्दो p pi ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि लोग धोखे से मुझे आंसर 3 2 1 दे जाएंगे कि आंसर 0 0 है, पर क्वेश्चन बदल के उसको थोड़ा सा हल्का कर दो, p pi bonds को सिर्फ pi bonds कह दो, कौन से इसमें 3 है और इसमें 3 एंड 4, तब उत्तर हो जाएगा डी। अगर प्रश्न बदल दो p pi बढ़िया है, एक में दो का मजा आ गया, एक क्वेश्चन की मान समझ दो अच्छे क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज मुलाकात बस इतनी खत्म हुई, ब्लॉग की आज की कहानी, लेकिन जारी रहेगी ये कहानी कैसे?